नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 27 अप्रैल। तो 27 अप्रैल से जितनी भी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 27 अप्रैल से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल ने फाइलों के संचालन हेतु ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो ये एक ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है CISF ने। मतलब कि CISF के द्वारा एक फाइलों के संचालन हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई कार्यालय ऐप। अब इस ऐप के माध्यम से होगा क्या, जैसे कि फाइलों का जो अभी तक हस्तांतरण होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब फाइलें पहुंचाई जाती हैं तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। तो अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि काफ़ी जो सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए इस ऐप के लिए लॉन्च किया गया है। अब ये फाइलों का जो हस्तांतरण होगा वो किसी व्यक्ति के द्वारा ना होके क्या होगा, इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा, ताकि सोशल डिस्टेंस बनी रहे और कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित ना हो सके। तो कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए ही CISF ने फाइलों के संचालन हेतु ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है। अब बात करते हैं CISF की। ये एक अर्धसैनिक बल है और इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसके महानिदेशक हैं राजेश रंजन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कोविड-19 से निपटने हेतु हाई प्रेशर वेंटिलेटर और इन वेंटिलेटर का नाम है वाइटल विकसित किया है? तो ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर हैं जिसका नाम है वाइटल, ये विकसित किए हैं नासा ने मतलब कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और जिसके द्वारा हाई प्रेशर वाले वेंटिलेटर जिसका नाम दिया गया है वाइटल विकसित किया गया है। अब ये जो विकसित किए गए हैं, ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर क्यों विकसित किए गए हैं? तो जैसे अगर इसमें जो कोरोना वायरस के अगर कम लक्षण वाले व्यक्ति के लिए इन वाले वेंटिलेटरों पर उनका उपचार किया जाएगा। जैसे जिसमें ज़्यादा लक्षण होंगे तो उन लोगों का उपचार इस वेंटिलेटर पर नहीं किया जाएगा। मतलब कि जिसे सांस की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जिन्हें कम दिक्कत होगी तो उनके लिए ये वाला वाइटल नामक जो वेंटिलेटर विकसित किया गया है वो उन्हीं के लिए, जिनके लिए हालांकि सांस लेने में कम दिक्कत होती है और ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनके लिए अलग से वेंटिलेटर होते हैं। तो ये जो है वाइटल वेंटिलेटर जो कि हाई प्रेशर वाले हैं, ये विकसित किए हैं नासा ने। नासा एक अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है वाइटल का वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल। अब ये चूंकि लॉन्च किया है नासा ने, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी फुल फॉर्म हो गई नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 1958 में, और 1958 में ही किसकी स्थापना हुई थी? तो 1958 में ही DRDO की भी स्थापना की गई थी। इसके हेड हैं, प्रमुख हैं जिम ब्रेंडेस्टाइन, और मोटो है नासा का फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अब बात करते हैं इस मंथ में नासा क्यों चर्चा में रहा है, तो उसके भी अन्य पॉइंट हैं, रिवीजन के तौर पे मैंने लिखे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि नासा के अनुसार लॉकडाउन के चलते भारत में वायु प्रदूषण पिछले 20 वर्षों में इस बार सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। इस बात की घोषणा की है नासा ने। उसके बाद नासा ने 27 मई मतलब इसी वर्ष 27 मई को डेमो 2 मिशन, मतलब डेमो 2 मिशन है ये नासा का। इसका एक अन्य नाम भी है इस मिशन का, जिसके लिए वो बोलते हैं व्यावसायिक क्रू मिशन। और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने की भी घोषणा की है। किसने? तो ये नासा ने की है, जो कि 27 मई के लिए भेजेगा। और ये जो मिशन भेजेगा वो फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा जाएगा। तीसरा पॉइंट है नासा ने कुछ समय पहले ही, ये सब क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑलरेडी नोट करवा चुका हूँ। तो नासा ने खगोलीय पिंड भूरा ड्वार्फ, इसके लिए ब्राउन ड्वार्फ बोलते हैं, भूरा ड्वार्फ पर हवा की गति को मापा है। और किसके द्वारा? तो इस पिक्चर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है नासा से। तो नासा ने पृथ्वी के आकार का एक ग्रह की खोज की थी और उस ग्रह का नाम दिया था केपलर 1649c या फिर 1649c केपलर। उसके बाद नासा ने कुछ समय पहले घोषणा की है कि नासा चांद पर मानवीय बेस स्थापित करेगा। और ये कब स्थापित करेगा? ये 2024 में स्थापित करेगा। कहाँ पे? चांद पर। और इसके लिए मिशन भी भेजेगा और इस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। तो आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो
चांद से इसका संबंध है, मतलब कि चंद्रमा से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल कोर्ट का मतलब होता है आभासी कोर्ट, तो वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये भारत का प्रथम राज्य बना है जो कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से अदालतों में सुनवाई किया करेगा। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर वर्चुअल कोर्ट से तात्पर्य ये है कि अब जितने भी मामलों की सुनवाई होंगी या फिर जितने भी मुकदमे होंगे, उन मुकदमों की सुनवाई एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। और इसके लिए क्या होगा, मतलब कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट तथा अन्य जो छोटे छोटे कोर्ट हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनमें जितने भी मुकदमे होंगे तो उन मुकदमे की जो सुनवाई की जाएगी तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। तो यही है जिसके लिए बोलते हैं वर्चुअल कोर्ट। अब बात चलिए उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंटों पर। तो अभी कुछ समय पहले मैंने क्वेश्चन एक नोट भी कराया था कि जो कोविड-19 के लिए पूल परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश ही बना है। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश की एक बैंक है जिसका नाम है सिडबी बैंक, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ में। सिडबी बैंक इसका नाम है। और सिडबी बैंक ने जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, सूक्ष्म उद्योग तथा मध्यम वर्ग के जो भी उद्योग होते हैं, उन उद्योगों के लिए ऋण देने के लिए एक योजना लॉन्च की है, ऋण योजना, जिसका नाम है क्या? सेफ प्लस ऋण योजना। उसके बाद सिडबी बैंक ने ही जो नए उद्यमियों के लिए एक ट्रेन चलाने की भी घोषणा की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है स्वावलंबन एक्सप्रेस। क्या नाम रखा गया है? तो स्वावलंबन एक्सप्रेस रखा गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो नोएडा शहर है, नोएडा में HCL जो कंपनी है, HCL कंपनी ने नोएडा में कोविड-19 कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किया है। उसके बाद बात करते हैं तो IIT जो कानपुर है उत्तर प्रदेश का, उसके द्वारा कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर का भी विकास किया गया था। उसके बाद कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 का भी गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और इसके प्रमुख कौन होंगे? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो टीम 11 के प्रमुख व्यक्ति हैं, मतलब कि उसके हेड हैं। और उसके बाद मैंने 2 दिन पहले एक क्वेश्चन नोट कराया था, 2 या 3 दिन पहले। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तर प्रदेश से एक रिकॉर्ड बनाया था। इस रिकॉर्ड में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश ने एक दिन में तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए 1.5 लाख टन चावल भी वितरित किया था, उत्तर प्रदेश ने ही। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने कुछ दिन पहले घोषणा भी की थी कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्र पर एक आरोग्य मित्र की भी नियुक्ति की जाएगी। ये भी उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है। उसके बाद जो भारत और ब्रिटेन के बीच एक 5वां संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष, ये जो भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास था इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका जो आयोजन या फिर शुरुआत जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो गाजियाबाद में हुई थी। और गाजियाबाद में किस जगह पे? तो हिंडन एयरबेस पे। उसके बाद कुछ समय पहले ही गाजियाबाद में अफगान के जो पुलिस अधिकारी हैं, मतलब कि अफगानिस्तान के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। कहाँ पे? तो ये उत्तर प्रदेश में ही किया गया था, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो पहली बैठक हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है कानपुर, तो कानपुर में ही हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना भी शुरू की थी। उसके बाद बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मेरठ। तो यहाँ मेरठ में ही पहला पशु युद्ध स्मारक की भी स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ लखनऊ में ही किया गया था। उसके बाद जो शहीद अशफाक उल्लाह खान थे उनके नाम पर एक चिड़ियाघर स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है
गोरखपुर। क्या नाम है? तो उसका नाम है गोरखपुर। उसके बाद भारतीय मूल की एक लड़की हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मूलतः कहाँ की निवासी हैं, तो वो गोरखपुर की ही निवासी हैं, जिनका नाम है सामिया नसीम। क्या नाम है? तो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, उनका नाम है सामिया नसीम। इनके लिए शिकागो में जज के रूप में भी नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, यहाँ पे 7वें जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, आयोजन नहीं, उद्घाटन किया गया था। उसके बाद जो भारत का पहला हेल्थ एटीएम खोला गया, वो कहाँ खोला गया? तो वो चारबाग स्टेशन या फिर लखनऊ स्टेशन पे ही खोला गया है। उसके बाद अखिल भारतीय विज्ञान पुलिस विज्ञान कांग्रेस का भी आयोजन यहीं लखनऊ में ही किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट थे इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान ने एक्सरे के प्रयोग से 5 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो ये सॉफ्टवेयर विकसित किया है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा। मतलब कि इसका मतलब ये है, जो एक्सरे होते हैं, जो एक्सरे के माध्यम से अब क्या होगा, तो कोविड-19 का पता लगाया जा सकेगा 5 सेकंड में, केवल 5 सेकंड में। और ऐसी एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं के द्वारा। अब बात चलिए यहाँ आईआईटी रुड़की की, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। बात करें आईआईटी रुड़की संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा कम लागत वाले फेस शील्ड को भी विकसित किया गया था। उसके बाद आईआईटी रुड़की ने ही प्राणवायु नाम से एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर को भी विकसित किया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने मंगल अन्वेषण मिशन का नाम क्या रखा है? तो चीन ने अपने मंगल जो अन्वेषण मिशन का नाम रखा है, वो रखा है तियानवेन-1। क्या नाम रखा गया है? तो तियानवेन-1 रखा है, जो कि मंगल अन्वेषण मिशन है, तो इसका नाम है तियानवेन-1। ज्ञात होना चाहिए कि ये जो अगर बात करेंगे, ये मिशन मंगल पर पहुंचने वाला ये कौन सा मिशन होगा? चाइना का। वैसे ये बात करें तो ये दूसरा मिशन है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी एक मंगल मिशन कर चुका है। ये फर्स्ट मंगल मिशन जो किया गया था वो 2011 में किया था, जिसका, और इस मिशन का क्या नाम था? तो इसका नाम था यिंग हुओ वन, जो कि असफल हुआ है। तो इसी के चलते हुए अब ये दूसरा मंगल मिशन है। अब ये जिसका क्या नाम है? तो इसका नाम है तियानवेन-1। अगर ये मंगल मिशन सफल हो जाता है चाइना का, तो मंगल मिशन में सफलता पाने वाला ये वर्ल्ड का 5वां देश भी बन जाएगा। और जो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसके द्वारा इस मिशन का नाम रखा गया है। क्या नाम है? तो CNSA जो चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसका नाम है, मतलब कि चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी या फिर युआन, और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो पेटीएम के साथ मिलकर किस टेलीकॉम कंपनी ने रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया है वोडाफोन आइडिया ने। ये दो कंपनी नहीं है, ये एक ही कंपनी है। चूँकि वोडाफोन आइडिया का क्या हो गया है, तो मर्जिंग हो गई है, तो वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका मतलब ये है कि जितने भी पेटीएम यूजर्स हैं, अब वो वोडाफोन और आइडिया का रिचार्ज सेल कर सकते हैं। मतलब कि पेटीएम यूजर्स हैं, अब वो पेटीएम यूजर्स में अपना रजिस्ट्रेशन करा के वोडाफोन आइडिया का रिचार्ज सेल कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये रिचार्ज साथी कार्यक्रम चलाया गया है। बात करें अगर वोडाफोन और आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया पहले ये अलग अलग टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन 2018 में इनके लिए मर्ज कर दिया गया था। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है इसके? तो ये चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला, वहीं CEO हैं रविंदर ठक्कर। बात करें पेटीएम की, तो स्थापना हुई थी 2010 में, मुख्यालय है नोएडा में, और संस्थापक तथा CEO हैं पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। क्या नाम है? तो विजय शेखर शर्मा इनका नाम है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है?
तो ये व्यापार संवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया है भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में। और वर्तमान समय में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त कौन है, तो ये हैं रीवा गांगुली दास। अब बात चलिए बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, पीएम है यहाँ की शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं यहाँ के अब्दुल हामिद। अगर बात कर लें बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखाया था कि फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम की शुरुआत कहाँ की थी, तो ये बांग्लादेश में ही की थी। और ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम ये क्या थी, तो ये जो फर्जी खबर होती हैं तो उनके प्रसार को रोकने के लिए थी ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम, जिसकी शुरुआत फेसबुक ने बांग्लादेश में की थी फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार ई पासपोर्ट की सुविधा देने वाला या प्रारंभ करने वाला बांग्लादेश पहला देश भी बना, राज्य नहीं देश बना है। उसके बाद जो 18वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था ढाका में। और ये जो 18वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजन था, इसमें जो बेस्ट फिल्म रही थी वो रही थी कैस्टल ऑफ ड्रीम्स। कौन सी रही थी, तो कैस्टल ऑफ ड्रीम्स रही थी, और ये एक ईरानी मूवी थी। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक अभ्यास होता है, एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है संप्रीति। और इस वर्ष ये संप्रीति का कौन सा संस्करण था, तो ये 9वां संस्करण था, जो कि कहाँ आयोजन किया गया था इसका, तो यह इसका आयोजन किया गया था उमरोई में। उमरोई कहाँ पड़ता है, तो ये मेघालय में पड़ता है। उसके बाद जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ था, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो कि कहाँ पे हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उसमें जो विजेता टीम रही थी वो कहाँ की रही थी, ये बांग्लादेश की ही रही थी। उसके बाद इस अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में जो टीम पराजित हुई थी वो थी भारत की। उसके बाद विश्व के 500 टॉप एनजीओ की सूची आई थी, उसमें जो पहले नंबर पर रहा था एनजीओ, वो ब्राक एनजीओ था, जो कि बांग्लादेश की ही है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बांग्लादेश से, कि बांग्लादेश के एक बौद्ध धर्मगुरु थे जिनका नाम था शुद्धानंद महातो। क्या नाम था, तो शुद्धानंद महातो इनका नाम था, इनका निधन हो चुका है। उसके बाद कुछ समय पहले बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है, तो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। वो किसके लिए घोषित किया था, वो उसका नाम था जय बांग्ला। क्या नाम था, तो जय बांग्ला उसका नाम है। उसके बाद कुछ समय पहले ही कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने बांग्लादेश के लिए 30,000 सर्जिकल मास्क भी प्रदान किए थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान कोविड-19 प्रसार का अनुमान लगाने के लिए प्रकृति लिखा है, प्रकृति नामक डैशबोर्ड विकसित किया है। मतलब कि किस शैक्षणिक संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार का अनुमान लगाने के लिए प्रकृति नामक डैशबोर्ड का विकास किया है, तो प्रकृति नामक डैशबोर्ड का विकास किया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा प्रकृति नामक डैशबोर्ड का विकास किया गया। और ये एक वेब आधारित डैशबोर्ड है, वेब आधारित। और इसके माध्यम से होगा क्या, इस डैशबोर्ड के माध्यम से तो जो कोविड-19 का जो प्रसार हो रहा है, तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले 3 हफ्तों में इसकी जो सीमा रखी गई है वो 3 हफ्ते इसकी सीमा 3 सप्ताह इसकी सीमा रखी गई है। मतलब कि 3 सप्ताहों में जो कोविड-19 का वो प्रसार है, वो कितने लोग संक्रमित होंगे उससे, या फिर किस प्रकार वो और ज़्यादा प्रसार करेगा, तो इसका अनुमान लगाने के लिए प्रकृति नामक एक डैशबोर्ड विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। ये 3 सप्ताहों का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। बात करें यहाँ प्रकृति लिखा है, तो प्रकृति की फुल फॉर्म होती है प्रेडिक्शन, ये लिखा है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये प्रकृति की फुल फॉर्म है, जो प्रकृति डैशबोर्ड लॉन्च विकसित किया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अब यहाँ से एक आईआईटी दिल्ली का एक क्वेश्चन और है, जो कि मैंने इसी क्वेश्चन में कर दिया है, क्योंकि यहाँ आईआईटी दिल्ली का ही बात चली है। तो आईआईटी दिल्ली से मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। तो जो आईआईटी दिल्ली है, आपके लिए ज्ञात होगा, जो आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी दिल्ली ने कुछ समय पहले कोविड-19 से लड़ने के लिए एक किट का विकास भी किया था, और इस किट का नाम था प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे किट। तो ये आईआईटी दिल्ली के द्वारा ही विकसित की गई एक किट थी,
जिसका नाम प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे किट है। तो इस किट के लिए ये एक RT-PCR पर आधारित कोविड-19 टेस्ट किट है और इसके लिए ICMR ने अब मंजूरी दे दी है। तो ICMR ने मंजूरी दे दी है कि अब इस किट का उपयोग कोरोना जो वायरस चल रहा है उसकी टेस्टिंग में किया जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो IIT दिल्ली जो संस्थान है, IIT जो दिल्ली संस्थान है, ये पहली संस्थान बन गई है जिसके लिए ICMR द्वारा इस किट के लिए टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिली है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, यहाँ मैंने पॉइंट में भी लिख दिया है कि RT-PCR आधारित कोविड-19 टेस्ट किट प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन ऐसे किट के लिए ICMR द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला शैक्षिक संस्थान बन गया है। कौन? IIT दिल्ली। अच्छा, IIT दिल्ली क्यों बना है? क्योंकि इसी के द्वारा तो ये किट का विकास किया गया था जिसका नाम था प्रोब फ्री कोरोना वायरस डिटेक्शन किट। हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं पहले लिखा चुका हूँ, तो उसमें किट का विकास हुआ है, लेकिन अब क्या किया है, जो ICMR है मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो कोई भी जैसे अगर किसी भी किट का विकास होता है तो उसके लिए ICMR जरूर मंजूरी देती है। अगर ICMR मंजूरी नहीं देगी तो कोई भी अगर चीज़ जैसे किट बनेगी कोरोना वायरस संबंधित, तो उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ शायद मैंने ICMR की फुल फॉर्म गलत बता दी है। मैंने शायद यहाँ पे क्या बता दिया, शायद मैंने इंस्टीट्यूट बता दिया है, लेकिन इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR की फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम की किस यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव पर परीक्षण शुरू किया गया है? मतलब कि यूनाइटेड किंगडम की किस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कोरोना वायरस जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका मानव पर परीक्षण शुरू हुआ है। तो ये वैक्सीन बनाई गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी कोरोना वायरस के लिए, तो अब इस वैक्सीन का परीक्षण किया गया है मानव पर। अब बात चलिए यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की। तो राजधानी है लंदन, मुद्रा है पौंड और PM है यहाँ के बोरिस जॉनसन। हालांकि जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, वो भी कोविड-19 से संक्रमित हैं। ये और इन्होंने घोषणा की थी खुद ही, PM बोरिस जॉनसन ने, कि वो कोविड-19 संक्रमित हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड राज्य ने खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी के लिए ये जो ऐप लॉन्च किया है वो किया है, इस ऐप का नाम है झारखंड बाजार ऐप। क्या नाम है? तो झारखंड बाजार ऐप नाम है इस ऐप का। अब इसके माध्यम से जितने भी खाद्यान्न सामग्री होती है उनकी होम डिलीवरी की जाएगी। अब बात चलिए यहाँ पे झारखंड की, चूँकि ये झारखंड राज्य ने ही लॉन्च किया है और इसका जो ऐप का नाम है वो भी झारखंड के ही नाम पे है। तो क्या नाम है? तो झारखंड बाजार ऐप। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं डॉक्टर रवि रंजन। अब बात करते हैं झारखंड से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो अभी मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री दीदी रसोई योजना की शुरुआत की थी झारखंड राज्य ने ही। उसके बाद कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए, मतलब कि कोविड-19 के जो मरीज हैं उनके लिए खाना पहुंचाने के लिए या उनके लिए दवाइयाँ देने के लिए रोबोटिक्स, ये एक रोबोट का नाम दिया था, रोबोटिक्स का भी प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो लॉकडाउन के चलते ई पास प्राप्त करने के लिए एक ऐप विकसित किया था उत्तराखंड राज्य ने, और इस ऐप का क्या नाम था? तो इस ऐप का नाम था प्रज्ञाम ऐप। क्या नाम था? तो प्रज्ञाम ऐप इसका नाम था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो कि ग्रीन पीस इंडिया की थी। क्या किसकी थी? तो ये ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार जो भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वो कौन सा है? तो ये झरिया है। और झरिया कहाँ है? तो ये झारखंड में ही पड़ता है। उसके बाद बात करें तो गोड्डा एक विधानसभा सीट है, कहाँ पे? झारखंड में। और गोड्डा से विधायक हैं और इन विधायक का नाम है अमित मंडल। ये गोड्डा विधानसभा सीट से विधायक हैं अमित मंडल। तो अमित मंडल के लिए ही
जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं उनके द्वारा आदर्श विधायक सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। किससे? तो आदर्श विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना। उसके बाद सरकार आपके द्वार तक ये पहल की शुरुआत भी किसने की थी? तो ये इसकी शुरुआत की गई थी झारखंड राज्य के द्वारा ही। तो इतने पॉइंट झारखंड से इम्पोर्टेंट थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसके लिए CII भी बोलते हैं, ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने जो वित्त वर्ष 2020-21 है, उस वित्त वर्ष में भारत की जो वृद्धि दर या फिर विकास दर अनुमानित की है वो की है 0.9% से लेकर 1.5, मतलब कि इसके बीच में रहेगी भारत की वृद्धि दर। हालांकि कोरोना वायरस के चलते जो विकास दर हैं उनमें विभिन्न संस्थाएं अपने अपने अनुमान लगा रही हैं, कोई और सभी संस्थाएं लगभग कम करके ही अनुमान लगा रही हैं। तो इसी क्रम में एक और भी है जिसने अपना अनुमान अभी कम किया था, तो ये भी मैंने इसी में ऐड कर दिया। एक है फिच रेटिंग। ये फिच रेटिंग एक एजेंसी है, इसके द्वारा पहले जो अनुमान लगा था 1.8% रहने का, ये इसने तकरीबन मैंने 22 या 23 अप्रैल की 22 मतलब तकरीबन ऐसे ही 10 या 12 दिन पहले की बात है, मैंने ये क्वेश्चन पहले भी नोट कराया था। तो उसमें उस समय इसने जो अनुमान लगाया था वो 2% लगाया था, लेकिन 2% से घटा के इसने कर दिया था 1.8%। अब इसने फिर कम किया है 1.8 से, तो 1.8 से अब इसने अनुमान घटा के कर दिया है 0.8%, केवल 0.8% कर दिया है फिच रेटिंग ने। तो इसने भी अनुमान अपना घटाया है फिच रेटिंग ने। और कुछ समय पहले स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग ने भी अनुमान घटाया था, इसने कितना कर दिया है? तो 1.8 कर दिया है। अगर बात करें अन्य संस्थाओं की रेटिंग की कि भारत की जो वृद्धि दर है उन्होंने कितनी निर्धारित की है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, तो SBI इको रेप ने 1.1% निर्धारित की है, IMF ने 1.9, विश्व बैंक ने 1.5 से लेकर 2.8 अनुमानित की है। वहीं गोल्डमैन सैक्स ने 1.6 से 1.6 अनुमानित की है। मूडीज ने 2.5, इंडिया रिसर्च ने 3.6, संयुक्त राष्ट्र ने 4.8, क्रिसिल ने 3.5 और ADB ने 4%। और ये जितनी भी मैंने यहाँ पे नोट की हैं ये सब लेटेस्ट हैं, तो ये मतलब कि एक दिन पहले तक की एकदम ये लेटेस्ट वृद्धि दर है जो कि अनुमानित की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने पाकिस्तान को $1.39 बिलियन ऋण दिया है? ये 1.39 बिलियन जो डॉलर ऋण दिया गया है पाकिस्तान के लिए, ये दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। किसने दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हालांकि कोविड-19 का अभी प्रकोप चल रहा है जिसमें कि पाकिस्तान भी प्रभावित हुआ है। मोस्टली एक आधी देश होगा जो कि छूटा होगा इससे, नहीं तो तकरीबन सभी देश इससे प्रभावित हुए हैं, काफ़ी देशों में फैला हुआ है ये। तो इसी के चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उनमें सुधार लाने के लिए $1.39 बिलियन का ऋण भी दिया है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की मूल की गीता गोपीनाथ। अब बात करते हैं IMF से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की। तो कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन नोट कराया था कि IMF के जो बाहरी सलाहकार समूह है उसमें रघुराम राजन के लिए भी शामिल किया गया है। और रघुराम राजन ये कौन है? तो ये RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 23वें नंबर के गवर्नर हैं। ये भी इस जो बाहरी सलाहकार समूह है इसमें इनके लिए शामिल किया गया है। उसके बाद IMF ने ये बताया था कि जो 2020 में एशिया की जो वृद्धि दर रहेगी, पूरी एशिया की बात कर रहा हूँ, तो एशिया की जो पूरी वृद्धि दर रहेगी वो कितने % रहेगी? वो 0% रहेगी। मतलब कि 2020 में एशिया के विकास दर में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए पुनः शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? तो ये शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। और किसके लिए? तो जितने भी राज्य के महिला स्वयं सहायता समूह हैं उनके लिए ये एक ऋण योजना है। और मतलब कि यहाँ शून्य ब्याज ऋण योजना क्या मतलब है? मतलब कि
जो भी ऋण दिया जाएगा उसका कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं शून्य ब्याज ऋण योजना। हालांकि इसके लिए दोबारा से शुरुआत की गई है। जो पहले इसकी शुरुआत की गई थी वो की गई थी सन 2011 में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, तो एन कुमार रेड्डी मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा शून्य ब्याज ऋण योजना चलाई गई थी। फिर कुछ समय के बाद ये बंद कर दी गई थी। उसके बाद दोबारा से जो शुरू की गई है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने दोबारा शुरू की है, और इसमें 20,000 से लेकर 40,000 तक का ऋण दिया जाएगा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए। अब बात चलिए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद, प्रस्तावित राजधानी है अमरावती, मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, और आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है। तो हाल ही में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं इनके रूप में शपथ ली है संजय कोठारी ने। हालांकि ये इनकी नियुक्ति तो पहले ही हो चुकी है, तकरीबन एक महीने से ज़्यादा हो गया, तो उस समय इनकी नियुक्ति हो गई थी, लेकिन उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला था। अब ये जो संजय कोठारी हैं अब इन्होंने शपथ ले ली है, और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनके लिए शपथ दिलाई गई है। अच्छा, संजय कोठारी ये पहले कौन थे, तो ये पहले रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। तो वर्तमान में जो सचिव हैं अब ये कौन बने हैं, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। अब इनका जो सचिव का पद है वो खाली हो गया है, तो अब जो सचिव बन गए हैं वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो सचिव बने हैं उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी इनका नाम है, जिन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। और संजय कोठारी कौन बनेंगे, तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अब इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया, इन्होंने शपथ भी ले ली है। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है इसका जो हेड होते हैं वही बोले जाते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो केंद्रीय जो सतर्कता आयुक्त है ये भ्रष्टाचार गतिविधियों पर निगरानी रखने वाली एक स्वायत्त संस्था है, जिसका गठन 1964 में हुआ था। और जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष या फिर 65 साल, मतलब कि या तो 4 वर्ष या फिर 65 साल, जो भी पूरे हो जाएंगे। ये उम्र 65 साल या फिर 4 वर्ष। अब बात करते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे एक नियुक्ति और भी हुई है, हालांकि मैंने अलग क्वेश्चन नहीं बनाया तो इसी में मैंने ऐड किया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक रहते हैं वो उन्हें मैं एक ही जगह लिखता हूँ। तो ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो बन गए संजय कोठारी। अब एक नियुक्ति और हुई है तो मैंने वो भी यहीं पर लिखी है, तो वो नियुक्ति हुई है शिवदास मीणा की। किसकी, तो शिवदास मीणा की हुई है। और ये कौन बनाए गए हैं, तो आवास और शहरी विकास निगम जो होता है, जिसके लिए हुडको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हुडको बोलते हैं। तो आवास और शहरी विकास निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मतलब कि CMD बनाए गए हैं शिवदास मीणा। अब बात चलिए यहाँ पे हुडको की, इसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में। और CMD कौन बन गए, तो ये बन गए हैं शिवदास मीणा। और ये जो आवास और शहरी विकास निगम है, ये आवास और शहरी विकास जो मंत्रालय होता है उसके अधीन रह के कार्य करता है। तो एक नियुक्ति ये थी, तो मैंने नियुक्ति से क्वेश्चन था इसलिए मैंने नियुक्ति एक तरफ कर दी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया। तो जो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है ये मनाया गया है 25 अप्रैल के लिए। और इस बार जो इसकी थीम रही है वो रही है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। और 2019 में भी जो मनाया गया था उस समय भी इसकी थीम यही रही थी। और विश्व मलेरिया दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2008 में, 2008 है 18 नहीं, 2008 में WHO के द्वारा की गई थी। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर WHO की बात करें तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, मतलब 1948 में। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है WHO के, तो उनका नाम है टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस। क्या नाम है, तो टेड्रोस एधानोम घेब्रेयेसस इनका नाम है, जो कि इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। और 25 अप्रैल के लिए एक दिवस और भी मनाया गया है, तो मैंने यहीं पे नोट कर दिया है। तो 25 अप्रैल के लिए एक दिवस और मनाया गया है, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, जो कि यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस ये है क्या, तो 25 अप्रैल 1945 में, ये 1945 लिखा है, तो 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि ने शामिल होकर एक बैठक का आयोजन किया गया था। तो उसी बैठक को चिन्हित करने के लिए
ये हर वर्ष 25 अप्रैल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस में मनाया जाता है। और यूएन में जो भी सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि व उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल के लिए, जो कि जाना जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। तो अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्रीम वाटसन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में ग्रीन वाटसन का निधन हो गया है, तो ये कौन थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जो कि एक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रीम वाटसन, इनका नाम है। और अब बात करते हैं, हाँ दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, कल शायद मैंने एक जो निधन मैंने कराया था, क्योंकि अभी मैं निधन पढ़ा है तो निधन संबंधी एक क्वेश्चन था, वो शायद मैंने उसकी डेट गलत बताई थी, आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। तो कल जो मैंने नोट कराया था आपके लिए, तो ये कल का क्वेश्चन नंबर 16 है, जो मैंने लिखवाया था, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, ये कौन थी? तो ये रंगमंच निर्देशक। ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो बसंत दास वाला जो निधन था, इसमें मैंने बताया था, ये जो बसंत दास इनका निधन हुआ है, ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे उड़ीसा से, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ 1990 से, शायद मैंने यहाँ पे 1960 लिखा था, लेकिन 1990 से 60 कैसे हो जाए, क्योंकि 60 तो पीछे की डेट हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपके लिए, क्योंकि यहाँ 1960 नहीं है, तो यहाँ 1996 है, मतलब कि 6 वर्ष तक ये पूर्व राज्यसभा सांसद रहे थे जनता दल की तरफ से। तो 1960 की जगह 1996 लिख दीजिएगा, 1960। अगर कोई भी अगर मतलब गलती हुआ करे तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में भी लिख दिया करें। हालांकि मैं करंट अफेयर डालने से पहले चेक भी कर लेता हूं और रिकॉर्डिंग भी सुनता हूं, लेकिन होता है कि कहते हैं गलती नहीं समझ में आती है। तो मैं आज सुबह जब पढ़ रहा था उसमें मुझे ध्यान आया था कि 1990 से मैं बैक डेट में चला गया था 1960 में, तो 30 साल पहले चला गया था, लेकिन 1990 से लेकर 1996 तक है ये। तो यही सिर्फ गलती थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करते हैं, जो मैंने कल आपसे प्रश्न पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था, आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान की भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मतलब कि जो आई एम बैडमिंटन जो अभियान है, जो जागरूकता अभियान चलाया गया है, इसकी भारतीय एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, यहाँ एम्बेसडर है, मतलब कि राजदूत कौन बनी है? तो ये पीवी सिंधु बनी है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस संस्थान द्वारा बास करो ऐप का विकास किया गया था? तो बास करो ऐप का विकास किया गया था IIIT दिल्ली, मतलब IIIT दिल्ली। यहाँ IIIT दिल्ली का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा आपदा मित्र ऐप लॉन्च किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था, किस राज्य द्वारा सर्वदास सीनियर्स हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। उसके बाद मैंने पूछा था पांचवा क्वेश्चन, दापोरिजी पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये एक जिला पड़ता है जिसका नाम है ऊपरी सुबनसिरी जिला। ऊपरी सुबनसिरी जिला है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और ये सुबनसिरी नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद मैंने छठा क्वेश्चन पूछा था, रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? तो ये 9.99% जो हिस्सेदारी है रिलायंस जियो की, ये खरीदी है फेसबुक ने। और अंतिम क्वेश्चन मैंने पूछा था, किसके द्वारा एशिया की विकास दर 2020 में 0% अनुमानित की गई है? तो ये एशिया की जो विकास दर 2020 में वो 0% अनुमानित की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा संपर्क दीदी ऐप लॉन्च किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है, दूसरा क्वेश्चन, बेंटर बिल्ड कप 2020 के विजेता कौन है? ये शतरंज प्रतियोगिता है, ये मैंने नोट कराया है सब क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बताना है, किस मंत्रालय द्वारा माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत की गई है? चौथा क्वेश्चन बताना है, किस राज्य द्वारा कोविड-19 ऐप लॉन्च किया गया है? पांचवा क्वेश्चन बताना है, किस राज्य के वार्षिक महोत्सव त्रिशूर पूरम को रद्द किया गया है? छठा क्वेश्चन बताना है, अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माता संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? और सातवां क्वेश्चन आपके लिए बताना है, किस मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई है? दोस्तों तो ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं जो कि मैंने आपके लिए डिटेल में डिस्कस कर दी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रख के चलना, भी कोरोना वायरस का काफ़ी प्रकोप चल रहा है, तो उसके चलते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न अभियान, विभिन्न पहलें और विभिन्न पोर्टल और विभिन्न ऐप लॉन्च कर रहे हैं। तो उन सब ऐप, अभियान और जितनी भी पहले हैं उनका खूब रिवीजन मारना, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं वो
किसी राज्य का किसी राज्य में याद कर लिया जाएगा और किसी राज्य का किसी राज्य में याद कर लिया जाएगा, क्योंकि शायद कोई एक आधी राज्य ऐसा हो जिसके द्वारा कोरोना वायरस संबंधित कोई भी ऐप ना चलाया गया हो। तो ये जो कोरोना वायरस संबंधित जितने भी ऐप पहले अभियान वगैरह चलाए जा रहे हैं, इन्हें अच्छे से आप लोग याद कर लेना। जैसे इसका प्रकोप कम होगा तो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा, जो कि मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मैंने वो क्वेश्चन अपने लिखने स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज संबंधित सारी करंट अफेयर की घटनाएं। तो दोस्तों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।